नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आपको पर डे 10 से 15 क्वेश्चन पर डे मिल जाएंगे और वो सारे टॉपिक्स जितने एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनसे हम आपको 10 से 15 क्वेश्चनों का पर डे एक प्रैक्टिस सेशन के लिए वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे बेटा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो और उसमें पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेटा। सवाल पढ़िए। सवाल कह रहा है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 10 मीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 10 मीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। त्रिभुज कौन सा है बेटा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले इस बात को ध्यान से समझते हैं हम लोग। समकोण समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा है? समकोण है, 90 अंश है इसमें, और समद्विबाहु है, माने दो भुजाएं समान है इसकी। तो जब समकोण बन गया बेटा तो सामने वाली भुजा जहां 90 है, जहां समकोण है उसके सामने वाली भुजा होगी कर्ण। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है बेटा। तो अगर आपको कर्ण पता चल गया तो ये जो दो भुजाएं बची हैं ये दोनों समान होंगी। आधार और लंब जो होंगे ये समान होंगे। ये सवाल के अनुसार, सवाल कह रहा है कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्या है बेटा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, माने दो भुजाएं समान है और ये कर्ण है। ठीक है, सवाल कह रहा था इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो 10 मीटर है। कर्ण कितना बेटा? 10 मीटर है। कर्ण आपको 10 मीटर दिया है। यहाँ से ये दोनों भुजाएं आपको ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे उसके बाद इसका परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आपको पता है कि ये दोनों भुजाएं, सवाल करें ये दोनों भुजाएं समद्विबाहु है, मतलब दोनों भुजाएं समान है। तो अगर ये दोनों भुजाएं समान है तो यहाँ से आप कर्ण पाथक उस में लगाओगे तो वहाँ से निकाल सकते हैं आप। जैसे बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर आप समझते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, अब कर्ण कितना बेटा? 10 का स्क्वायर। आधार और लंब दोनों सेम है, मान लेते हैं कि दोनों सेम वैल्यू है, तो यहाँ ए स्क्वायर मान लें, यहाँ भी ए स्क्वायर मान लें। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हो जाएगा 2a स्क्वायर और ये हो जाएगा 100। यहाँ से अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 50a स्क्वायर। यहाँ से अगर एक ही वैल्यू निकालोगे तो √50 हो जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं बेटा 5√2। कितना कह सकते हैं? 5√2। इसका मतलब इसका जो बेस है वो आ गया 5√2 और इसका लंब होगा वो भी होगा बेटा कितना? 5√2 आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा था इस सवाल में कि इस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना था बेटा? परिमाप। परिमाप का मतलब होता है इस किसी भी आकृति की 4 या 3 जो भी भुजाएं हों उन सभी का जो योग होता है उसी को परिमाप कहते हैं। तो ये हो गया 10, कर्ण है 10, ये आधार हमने ज्ञात कर लिया 5√2 और ये लंब ज्ञात कर लिया 5√2। तीनों को अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बेटा कितना? 10 और ये हो गया 5√2 प्लस 5√2। तो आप कह सकते हैं बेटा ये हो गया 10 प्लस 10√2। ठीक है, आंसर हो गया बेटा 10 प्लस 10√2। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखिए बेटा अगला सवाल। नेक्स्ट कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है, उस त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है, उस त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी। ठीक है बेटा, समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान है। फिर से ध्यान समझिए, अब की बार जो त्रिभुज की बात की है बेटा वो है समबाहु त्रिभुज। कौन सा है? समबाहु। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कह रहे हैं। तो बेटा तीनों भुजाएं समान है, जितनी ये भुजा है उतनी ये है और उतनी ये, तीनों भुजाएं समान है। ऐसे त्रिभुज की परिमाप दे रखा आपको बेटा 54 मीटर, परिमाप है 54 मीटर। उस त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी, आपको माध्यिका बतानी है। ठीक बेटा, तो यहाँ से देखो अगर ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो इसके शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को माध्यिका कहते हैं। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान है, तो इसकी जो माध्यिका होगी वो सम्मुख भुजा पर लंबवत होगी, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा बेटा। अगर परिमाप आपको दे रखा है, इसने सवाल में आपको परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना बेटा? 54 मीटर है। परिमाप 54 मीटर है। अगर परिमाप 54 मीटर है माने तीनों भुजाओं का योग अगर 54 मीटर है, तो यहाँ से प्रत्येक भुजा की बात करें, कितनी आ जाएगी प्रत्येक भुजा?
तो आप कह सकते हैं चौवन योग है 3 भुजाओं का, तीनों जोड़ दें, तीनों बराबर बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये 18 मीटर, प्रत्येक भुजा 18 मीटर की हो गई। इसका मतलब बेटा ये भी 18 की है, ये भी 18 की और ये भी 18 की है। अगर इस 18 मीटर को हम 2 पार्ट बांट देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 9 और ये भी हो जाएगी कितनी 9 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये भी हो जाएगी 9 मीटर। अब आप यहाँ से ये ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, इसकी ऊंचाई क्या होगी अब आप ज्ञात करेंगे तो फिर से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं बेटा। देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं बेटा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण बेटा 90 के सामने मतलब 18 का वर्ग, ये हो गया आधार बेटा 9 का स्क्वायर प्लस लंब छोड़ देते हैं बेटा। ये माध्यिका यही हमें ज्ञात करने हैं, यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 324 में से 81 माइनस करोगे बचेगा लंब का स्क्वायर माइनस करोगे 4 में से 1 बटा 3 बचा, और यहाँ से 12 माइनस करोगे आप 12 में से 8 गए तो 4 बचा, और यहाँ 243 बचा लंब स्क्वायर बराबर। यहाँ से अगर आप लंब ज्ञात करोगे बेटा, लंब ज्ञात करोगे तो आप इस पर अंडर 243 कह रहे होंगे। अगर आप अंडर 243 की बात कर रहे हैं तो इसे हम लिख सकते हैं बेटा 81 अंडर 3, ये हो जाएगा 243। यहाँ से आप अगर 81 का वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 9√3, ये हो गई बेटा क्या इसकी माध्यिका, ठीक है। आपसे उस त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी यही पूछा है, तो माध्यिका आ जाएगी कितनी बेटा 9√3 मीटर। आंसर हो गया 9√3 मीटर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक बेटा। आ गया वो सबको समझ में। बात करते हैं अगले सवाल की। स्क्रीन पर देखिए बेटा, आपको सवाल दिख रहा होगा। दूसरा सवाल है 25 की पावर 10 गुणा 24 की पावर 20 गुणा 26 की पावर 25 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। इस सवाल में आपको बेटा अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। जो संख्याएं लिखी हैं इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। देखो बेटा, पहले बोला है 25 की पावर है 10, उसके बाद बेटा 24 की पावर है 20, उसके बाद है 26 की पावर 25। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ऐसे फैक्टर जो और विभाजित ना हो सके, जिसके और खंड ना हो सके, उन्हें अभाज्य गुणनखंड कह रहे हैं, उनकी संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। तो जैसे बात करते बेटा हम 25 की, 25 की बात करें तो 25 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणा 5, माने अगर 25 के फैक्टरों की बात करें, अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो ये 2 होते हैं, ठीक है बेटा। अगर 25 के अभाज्य गुणनखंड 2 होते हैं जबकि 25 की पावर है 10, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 25 का 25 में गुणा 10 बार है। अगर 25 एक बार है तो 2 फैक्टर होते हैं, 25 10 बार है तो फैक्टर हो जाएंगे कितने बेटा 20, ठीक है। अब बात कर रहे हैं 24 की बात करते हैं। 24 के अभाज्य गुणनखंडों की बात करें बेटा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है 4। कितनी होती है 4। अभाज्य गुणनखंड है 4 24 के, जबकि 24 का 24 में गुणा है कितनी बार 20 बार है। तो ये अगर 20 बार 24 हो जाएंगे बेटा तो ये मिल जाएंगे आपको 20 को 80। अब बात करते हैं 26 की बात करते हैं। 26 को हम लिख सकते हैं 13 दूनी 26, 13 और 2, माने इसके फैक्टर होते हैं 2। 26 के 2 फैक्टर होते हैं बेटा, और 26 की पावर कितना है 25। इसका मतलब 26 का 26 में 25 बार गुणा है, तो जब 26 एक बार होता है तो 2 फैक्टर होते हैं। 26 अगर 25 बार है तो फैक्टर हो जाएंगे कितने बेटा 50। इन तीनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 150। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 150, ठीक बेटा। आ गया होगा समझ में। इसमें भी ऑप्शन जो है वो सी सही है आपका, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमें प्लीज़ आप मैसेज कीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम आपको इसका दूसरा वीडियो, जो चीज़ आपको पसंद आए, जो ठीक लगे, उसका दूसरा वीडियो भी हम आपको बना सकते हैं अगर आप समझ में कोई दिक्कत आती है तो बेटा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको सवाल। आप सवाल पढ़िए उसके बाद बात करते हैं बेटा। कह रहा है चौथा सवाल है, 2 संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ठीक है। कोई 2 संख्याएं हैं जिनका योग, संख्याओं का योग 42 है, 42 है, ठीक है बेटा, तथा उनका गुणनफल 437 है।
गुणनफल 437 है, ठीक है। तब इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग चाहिए, लेकिन किसका? व्युत्क्रम का योग, ये बताना है आपको। तो कभी भी आपको अगर कोई भी दो संख्याएं उनका योग दिया हो तथा गुणनफल दिया हो और आपसे संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। संख्याओं का योग ऊपर रख दो और गुणनफल नीचे कर दो, बस दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग यही होता है, ठीक है। अगर कभी भी आपसे दो या दो से अधिक संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछता है तो आपको क्या करना बेटा? संख्याओं का योग ऊपर रखना है और संख्याओं का गुणनफल नीचे रख दो, बस यही होता है संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, ठीक है। बस बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप तो बहुत आसानी से सारे सवाल जो है वो आप कर लेंगे, ठीक बेटा। बात करते हैं अगले सवाल की। 5वां सवाल है, सवाल आप पढ़िए, स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा। सवाल में कह रहा बेटा कि एक संख्या को क्रमशः 2, 3, 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? ठीक है, कोई एक संख्या है जिसे पहले 2 से भाग देना है, फिर 3 से भाग देना है तथा फिर 7 से भाग देना है, तो शेष 1, 1, 6 बचते हैं। संख्या को 42 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? ठीक है, अच्छा पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दे, दोबारा से बात करते हैं, आप आसानी से समझ पाएंगे। मान लीजिए बेटा संख्या x है, ठीक है, इस संख्या को पहले विभाजित कर दिया जाए 2 से। अगर 2 का भाग x में देते हैं, मान लीजिए बाई बार भाग गया बेटा और शेष बचा कितना? वो कह रहा है क्रम से 1 शेष बचता है। फिर इस जो भागफल आया है इसे फिर से भाग देते हैं 3 से। मान लीजिए कि z बार भाग गया और फिर से शेष बचा 1, ठीक है। इसके बाद फिर से अब भाग देना बेटा 7 से, और मान लेते हैं कि एक बार भाग गया, ठीक है, और अब शेष बचता है कितना? 6 शेष बचता है, ठीक बेटा। तो अगर ये कंडीशन रही कि 6 शेष बचता है तो बताओ पहले तो कि ये x की वैल्यू क्या है, ये संख्या क्या है। तो आपने 7 का भाग z में एक बार दिया है तो 7 एकन 7 और प्लस 6, इसका मतलब ये वैल्यू आप कह सकते हैं कि 7 एकन 7 और 6 13 मिल जाएगी आपको ये वैल्यू, ठीक बेटा। माने z का मान जो है वो 13 है, ठीक है। अब आपने 3 का भाग दिया था बाई में, कितनी बार भाग गया था? z बार, और z की वैल्यू क्या निकाले हम? 13। तो इसका मतलब 3 का भाग बाई में 13 बार गया, तो 13 तिया 39 और 1 जोड़ दो, माने बाई की वैल्यू बेटा है 40। कितनी है? 40। उसके बाद जब आपने 2 का भाग x में दिया था तो बाई बार गया था, जबकि बाई की वैल्यू क्या आ गई? 40। तो इसका मतलब 40 दूनी 80 और 1 प्लस शेष वाला, तो आप कह सकते हैं कि वह संख्या है 81। कितनी है संख्या? 81 है। अब सवाल करा उसी संख्या को 42 से भाग कर दो। तो अगर आप इस 81 को 42 से भाग दे देंगे तो 42 एकन 42 हो जाएगा। बचेंगे बेटा 11 में से 2 गई तो 9 शेष बचे, यहाँ 7 में से 4 गई तो 3, माने शेष बचेंगे बेटा 39। कितने शेष बचेंगे? 39 शेष बचेंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप सवाल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ध्यान दो, दोबारा से हम आपको बताते हैं सेकंड कि आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जैसे मान लीजिए बेटा पहले वाले भाजक आपने लिख दिए, जिनसे हमने भाग दिया, तो पहले भाग दिया कि बेटा 2 से, फिर भाग दिया 3 से और फिर भाग दिया 7 से, ठीक है। और शेष क्या बचते हैं? तो शेष बचते हैं बेटा पहले 1 बचा क्रमशः, फिर 1 बचा और फिर 6 शेष बचा। यहाँ से अगर हम आपसे कहें बेटा कि आप संख्या ज्ञात कीजिए तो आप संख्या कैसे ज्ञात करोगे? कुछ नहीं करना आपको, इन्हें प्लस कर दो, 7 6 13, 13 तिया इधर गुणा कर दो 39, फिर 1 प्लस कर दो 39 और 1 40, फिर गुणा कर दो 40 दूनी 80 और 1 जोड़ दो बेटा, तो ये हो गया 81, माने संख्या हो गई 81, ठीक है। अगर संख्या 81 हो गई है फिर आपसे सेम कि इसी संख्या को आपको 42 से भाग देना है। इस संख्या को आप 42 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा बेटा, कितने शेष बचेंगे? 39 शेष बचेंगे। आ गया होगा समझ में सारे लोगों को कि आप ऐसे कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है बेटा। शुरुआत करते हैं। देखो एक समकोण त्रिभुज का कर्ण व आधार क्रमशः 20 और 16 मीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक कोई समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज बना दिया बेटा, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका कर्ण
कर्ण और आधार दे रखा था बेटा, कर्ण है 20 मीटर और आधार है 16 मीटर, ठीक है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। आपको पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो होता है 1/2, ये भी आप लगा सकते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला लगाएं बेटा 1/2 तो मिल जाएगा हमें, आधार भी मिल जाएगा 16, लेकिन जो ये ऊंचाई है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो पहले हम बेटा ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। कैसे? अब ऊंचाई के लिए आपको पता है कि आप पाइथागोरस प्रमेय में लगा देंगे। अगर फिर से बता रहे हैं आपको, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर्ण की जगह पे 20 का स्क्वायर कर देंगे बेटा, आधार की जगह पे 16 का स्क्वायर हो गया बराबर लंब स्क्वायर हो गया। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, सीधे लिख देते बेटा, लंब बराबर हो जाएगा √400 माइनस 256, माइनस करोगे बेटा, यहाँ 10 में से 6 गए तो बचे 4, यहाँ पे बचे 4 और यहाँ पे आ गए 1, ये हो जाएगा बेटा कितना, 12 मीटर। इसका मतलब बेटा लंब आ गया 12 मीटर, ठीक है। अब लंब अगर 12 मीटर है तो आपको इसका क्षेत्रफल चाहिए, 1/2 आधार हो गया, ऊंचाई की जगह पे लंब ज्ञात करना, लंब हो गया ये 12 मीटर, 12 से गुणा कर दो बेटा, 2 से काट देते, 2 8 16, 12 8 96, कितना आ जाएगा बेटा, 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आ गया 96 मीटर स्क्वायर, ठीक बेटा। बात करते हैं अगले वाले सवाल की। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उस त्रिभुज की भुजा 14√3 है। त्रिभुज की भुजा दे रखी है बेटा, भुजा दे रखी है 14√3, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है इस त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक बेटा। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर सकते हैं, पहले हमें पता हो कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो हमें पहले त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अब त्रिज्या कैसे ज्ञात करोगे, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी अगर वृत्त के त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बनेगा तो उस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है r/2√3। याद रखना है किसी भी अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, सॉरी त्रिज्या की बात कर रहे हैं, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है a/2√3, माने भुजा अपॉन 2√3, ठीक है। जो भी त्रिभुज की भुजा हो, भुजा के बटे 2√3 कर देंगे तो त्रिभुज की त्रिज्या, सॉरी अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकाल रहे हैं बेटा, त्रिज्या निकालें तो एक ही जगह पे 14√3 और ये हो जाएगा 2√3, ये दोनों कैंसिल करेंगे बेटा तो यहाँ से निकल जाएगी r की वैल्यू कितनी हो गई, 7, r की वैल्यू बेटा 7 मीटर हो गए, ठीक है। यहाँ से त्रिज्या आ गई। हमसे पूछ रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या बेटा, πr², पाई की वैल्यू 22/7 हो गई बेटा, और यहाँ पे r की जगह पे 7 × 7 कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ से आ जाएगा 7 दूनी 14, 4 से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 मीटर स्क्वायर जो है वो हो गया इस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। आ गया होगा समझ में सारे लोगों को, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अगले सवाल की। आप सवाल पढ़िए, स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा बेटा, फिर हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की, ठीक है। सवाल देखें, कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष आता हो तो 13 से भाग देने पर 7 शेष आता हो, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या होगी, ठीक है। फिर से सवाल पढ़िए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष आता हो तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष आता हो, क्या होगी,
ठीक है। ऐसी संख्या बतानी है जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग दें तब तो शून्य शेष बचे, लेकिन जब 13 से भाग दें तो शेष 7 बचे। ऐसी संख्या बताइए। ठीक बेटा, तो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं एक ऐसी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग दें तो शेष शून्य बचे, तो ऐसी संख्या हमेशा इन संख्याओं का एलसीएम होता है, लासा होता है। तो हम इन संख्याओं को बेटा लासा ज्ञात कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8 और ये 9 नहीं कटेंगे, ऐसे रख दिए बेटा। फिर 2 से काट देते हैं, 2 एकन 2, 3 नहीं कटेंगे, 2 दूनी 4 और ये 9 रख दिए। ठीक है बेटा, उसके बाद बात करते हैं, फिर 2 से काट देते हैं, 3 नहीं कटेंगे, 2 एकन 2 और 9 हो गई ये। फिर 3 से काट देते हैं बेटा, ये हो गया 3 एकन 3 और ये हो गया 3 यहाँ पे। ठीक बेटा, और उसके बाद 3 से ये सारे कैंसिल हो जाए बेटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एलसीएम की बात करें बेटा, लासा की बात करें तो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 3 72। एलसीएम आ गया 72। लासा जो होता है वो हमेशा एक ऐसी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं से पूर्णता व्यक्त होता है। तो फिर जब पूर्णता व्यक्त होगा तो इसका मतलब शेषफल जो है वो शून्य होगा। तो यहाँ शेषफल शून्य होगा। ठीक है, 4 से भाग दोगे पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 होगा। 6 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 होगा। 8 से भी 0 होगा और 9 से भी 0 होगा। लेकिन सवाल करा जब भाग 13 से दिया जाए तो शेषफल 7 बचना चाहिए। तो क्या इस संख्या में 13 से भाग दे के देख लेते हैं क्या होता है। अगर आप यहाँ 13 से भाग दे रहे हैं बेटा तो 13 पंचे 65 हुआ। कितना शेष बचा? 7 शेष बच रहा। माना एक सारी बातें एकदम से सही हैं कि अगर इन संख्याओं से भाग दे रहे हैं हम तो पूरा कट जाएगा, जबकि 13 से भाग देंगे तो 7 बच जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया बेटा? 72 जो है, 72 जो है वही हमारा आंसर है बेटा। ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए, अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा बेटा, आप सवाल पढ़िए, फिर से बात करते हैं। देखिए कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का मासा 12 और लासा 360 है। कोई भी दो संख्या है जिनका HCF 12 है और LCM जो है वो 360 है। सवाल करा है तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म संभव हैं, ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा। अगर आप इस तरह के सवाल पढ़े हो कि दो संख्याएं जो है उनमें 3:4 का अनुपात है और अगर आपको इनका HCF जो है HCF दे दिया जाए मान लीजिए 12, तो आपसे बोलेंगे आप संख्या बता दीजिए, या फिर आपसे कहें कि आप इसका एलसीएम बताइए क्या होगा, तो आपको तुरंत पता होगा कि 12 का गुणा अगर आपने दोनों अनुपातों में कर दिया एक साथ तो ये HCF का गुणा दोनों अनुपातों में कर दिया तो ये एलसीएम हो जाता है। 12 का गुणा दोनों अनुपातों में कर दिया, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, दो सहभाज्य संख्याएं मान लेते हैं, ए और बी अनुपात मान लिया हमने। अब हम आपसे अगर ये कह दें बेटा कि अगर आपने 12 का गुणा ए और बी दोनों सहभाज्य में कर दिया तो आपको ये एलसीएम मिल जाएगा। हमने लिख दिया 160 के बराबर। अब आप यहाँ से अगर बेटा सॉल्व करोगे ए बी तो आप 360 के बटे 12 करोगे, काट सकते हैं। अगर आप इन्हें कैंसिल करोगे तो बचेगा 12 तिया 36, 30 आ गया बेटा। अब ए बी हम माने हैं सहभाज्य संख्याएं जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। तो अगर इन संख्याओं में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनमें कोई फैक्टर कॉमन ना हो लेकिन उनका गुणनफल जो है वो 30 हो जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि सर एक संख्या 1 हो गई और दूसरी 30 हो गई, एक तो ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा सेकंड देखो बेटा, आप कहो सर ये संख्या 2 हो गई और ये 15 हो गई, 15 दूनी गुणा तो 30 ही होगा। ठीक है, लेकिन इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं तो ये दो अनुपात हो गए, तो ये भी हो सकता है। तीसरा, आप इसे 3 और इसे 10 रख लें, 10 और 30 तो गुणनफल तो 30 होगा और इन दोनों में कॉमन भी कुछ नहीं है तो ये भी ठीक है। फोर्थ देखो बेटा, आप इसे 1 को 5 मान लेते हैं, 1 को 6 मान लेते हैं। अब बेटा इनमें भी कुछ कॉमन नहीं लेकिन गुणनफल तो 30 ही है, माने इन सबका गुणनफल जो है तो 30 आया है। ठीक है, गुणनफल 30 आया। बस आपको इतने ही 1 2 3 4 माने ऐसी संख्याओं के 4 जोड़े संभव हैं, ऐसी संख्याओं के 4 जोड़े संभव हैं जिनका
मासा 12 और लासा 360 हो तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है बेटा? टोटल 4 जोड़े संभव हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, बात करते हैं बेटा और लास्ट सवाल जो है उसकी बात करते हैं। अंतिम सवाल देखिए बेटा, कह रहा है कि 2 पात्रों आ और बा में 2:3 तथा 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल तथा जल हैं। ठीक है, 2:3 तथा 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल और जल हैं। ठीक है, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा जल हो जाए? ठीक है, आधा अम्ल हो जाए और आधा जल हो जाए, इन्हें किस अनुपात में मिला दिया जाए, ऐसा पूछा आपसे। कुछ नहीं करना बेटा, देखिए 2 बर्तन हैं जिसमें दोनों बर्तनों में अम्ल और जल का मिश्रण है। ठीक है, अगर हम पहले बर्तन की बात करें बेटा, पहले बर्तन की बात करें तो इसमें अम्ल और जल का अनुपात है 2:3। और अगर बेटा दूसरे बर्तन की बात करते हैं, दूसरे बर्तन की बात करते तो इसमें अनुपात है अम्ल और जल का 4:3। अब सवाल करा इन दोनों को मिला दिया जाए। ठीक है, और मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बने उसमें अम्ल और जल कैसे होने चाहिए? बोले बराबर बराबर, आधा अम्ल आधा जल, इसका मतलब दोनों बराबर बराबर। तो अगर हम अम्ल और यहाँ जोड़ देते हैं दोनों के अम्ल तो कितना हो गया बेटा? 6। और यहाँ जोड़ देते हैं दोनों का जल तो कितना हो गया बेटा? 6। इसका मतलब ये तो यही बराबर बराबर हो गया। वो कह रहा है कि दोनों बराबर बराबर हो जाए, तो अम्ल भी 6 है और जल भी 6 है, दोनों बराबर बराबर हो गए। इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना, पहले वाले की मात्रा कितनी है बेटा? 5 और दूसरे वाले की मात्रा कितनी है? 7। बस इसी अनुपात में मिला दिए जाए, यही हमारा आंसर है 5/7। 5:7 ये आंसर हो गया आपका। ठीक है बेटा, आ गया होगा समझ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, मिलते हैं आपको कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।